इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित में पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे और भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किस प्रकार से दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं वह भी जानेंगे। और वीडियो में आगे हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बारी बारी से हल भी करेंगे। कक्षा 9 में आप संख्या पद्धति वाले चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो भाई सबसे पहले हम उसी चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाई प्राकृतिक संख्याओं पर। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। अब अगर आपको नॉर्मली भाई कोई चीज गिननी हो तो आप क्या करते हो भाई, गिनती की शुरुआत करते हैं हम 1 से और भाई 1 2 3 4 इस प्रकार आगे गिनते चले जाते हैं। तो भाई ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी शुरुआत होती है 1 से और भाई इस प्रकार आगे आप गिनते चले जाइए, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब भाई होता क्या है कि भाई प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिसिंग होता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 0 से कर दें, इस प्रकार 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इस प्रकार आगे, तो भाई ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से और भाई पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। अब आगे हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। अब भाई पूर्णांक क्या होते हैं भाई, पूर्ण संख्याओं में होता क्या है कि संख्याएं 0 सहित लिखी होती हैं, लेकिन भाई केवल धनात्मक संख्याएं ही लिखी होती हैं। जबकि भाई पूर्णांकों में हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं। जैसे भाई बीच में आप 0 लिख लें, भाई 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं इस प्रकार से और भाई 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं इस प्रकार से। अगर भाई संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाएंगी तो उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। तो यहां आपको भाई ध्यान देना है कि भाई संख्याओं का रूप थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे भाई प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हुई थी 1 से, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हुई थी 0 से और भाई पूर्णांकों में हमने क्या किया है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया है। अब भाई आगे आइए आप परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स। अब भाई परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर भाई दो कंडीशन है कि भाई Q का मान पहले तो 0 नहीं होना चाहिए और भाई दूसरी कंडीशन है कि P और Q का मासा हमेशा 1 होना चाहिए। अर्थात भाई P और Q किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे भाई लिख लो 1/2, 2/3, 3/4, ये सब भाई परिमेय संख्याएं हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि भाई 1 और 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। अर्थात यहां संख्याओं का मासा कितना है भाई, संख्याओं का मासा हो जाएगा 1। अब भाई जरूरी नहीं है कि भाई परिमेय संख्याएं हमेशा बटा में ही लिखी हों। भाई परिमेय संख्याएं जो हैं वह दशमलव में भी लिखी हो सकती हैं। तो भाई परिमेय संख्याएं दशमलव में 2 प्रकार से लिखी होती हैं। एक तो भाई शांत आवर्ती, इस प्रकार जब भाई भाग दशमलव में पूरा पूरा चला जाता है तो उन्हें कहते हैं हम शांत आवर्ती परिमेय संख्याएं। और भाई एक होती हैं अशांत आवर्ती, जब भाई भाग पूरा पूरा नहीं जाता और एक ही संख्या या भाई कई संख्याओं का समूह बार बार आने लगता है। जैसे यहां लिखा है 1.3333, अगर भाई कहीं पर ऐसे लिखा हो 1.676767, इस प्रकार से भाई यहां पर एक संख्या और भाई यहां पर दो संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो भाई यह भी परिमेय संख्याएं ही कही जाएंगी। तो यह वाली हो गई शांत आवर्ती और भाई जिनमें बार बार रिपीट हो उन्हें हम कहते हैं अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं। भाई इन संख्याओं को हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब भाई इसके अलावा हमारे पास कुछ बहुरूपिया परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसे भाई हमने यहां लिखा है 2/4। अब भाई देखने में 2/4 परिमेय संख्या लगता है, परंतु भाई यह परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि भाई यहां 2 और 4 का मासा 1 नहीं है। अर्थात भाई इस संख्या को हमें सरल करना पड़ेगा। आप यहां 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 1/2 और अब 1/2 जो है वह परिमेय संख्या है। अब भाई आगे चलिए और यहां पर हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं।
तो भाई ये किस प्रकार से लिखी जाती है? अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिख दें तो भाई वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहां हम लिख दें अंडर रूट 2, यहां लिख दें भाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस प्रकार से। भाई अंडर रूट के अंदर अगर आप कोई भी अभाज्य संख्या लिख दोगे तो वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाई इस संख्या का हम पूरा मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात भाई अगर इन्हें हम दशमलव में बदलेंगे तो भाई क्या होगा, ना तो ये शांत आवर्ती होंगी और भाई ना ही ये अशांत आवर्ती होंगी। अर्थात ना तो भाई भाग पूरा जाएगा और ना ही कोई विशेष संख्याएं बार बार आएंगी। इसी प्रकार भाई पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 और भाई पाई का मान जो 22/7 होता है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। जब भाई आप 22 को 7 से भाग करोगे तो भाग कुछ इस प्रकार से जाता है 3.14। अगर भाई इसको हम आगे काटेंगे तो भाई इस प्रकार से क्या होता है, नई संख्याएं बार बार आती रहती हैं। ना तो भाग पूरा जाएगा और ना ही भाई विशेष संख्याएं बार बार आएंगी। अगर भाई दशमलव के बाद हर बार क्या हो रहा है कि अलग अलग संख्याएं आ रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। हम भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R, जहां पर भाई एक कंडीशन होती है कि जो R का मान है या तो शून्य के बराबर होगा या भाई शून्य से बड़ा होगा, परंतु भाई हमेशा b से छोटा होना चाहिए। अब भाई जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह एक तरह से भागफल वाली प्रमेय है। अब भाई अगर हम दो संख्याओं की क्रमशः भाग करते हैं तो भाई यहां पे क्या लिखा जाता है? भाई यहां पे होता है हमारा भाजक, भाई ये होता है हमारा भाज्य, और भाई यहां पे क्या आता है? यहां पे भाई आता है हमारा भागफल, और भाई नीचे क्या आता है हमारा? भाई नीचे हमारा बचता है शेषफल। अगर हम विभाजन की प्रमेय को लिखें तो भाई सूत्र क्या बनता है हमारे पास? भाई सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह हमारी भाई हो गई विभाजन की प्रमेय। अब भाई इस प्रमेय को और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप ध्यान से देखिए तो भाई हमारा भाज्य हो गया a, जो हमारा भाजक है वो हो गया b, जो भागफल है वह हमारा q हो गया, और भाई जो शेषफल है वह हो गया r। भाई भाग करने में एक नियम होता है कि या तो शेषफल जो है वह शून्य आए, और भाई अगर वह शून्य से अधिक आ रहा है तो हमेशा भाजक से छोटा आए। भाई यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो हमारा शेषफल है यह या तो शून्य के बराबर हो, और भाई अगर शून्य से बड़ा है तो हमेशा b से छोटा होना चाहिए। अर्थात जो शेषफल है वह हमेशा भाजक से भाई कम होता है। जैसे भाई अगर हम भाग करें यहाँ पे, भाई 6 का पहाड़ा आपको मान लो भाई 37 में पढ़ना है, तो भाई सिंपली आप जानते हैं कि भाई 6 का पहाड़ा 37 में 6 बार जाएगा। अगर भाई इसको हम 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36, और भाई शेषफल क्या आ गया? 1। अब भाई जो शेषफल है वह शून्य से तो बड़ा है, परंतु भाई हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसी भाग को कुछ इस प्रकार से लिख दें, भाई 6 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 37 में, लेकिन भाई पहाड़ा हम केवल 5 बार ही ले जाएं 6 बार की जगह, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, और भाई शेषफल आ जाएगा 7। अब जो शेषफल है वह शून्य से बड़ा है और भाई भाजक से भी बड़ा है, तो भाई शेषफल का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अर्थात भाई यह भाग की प्रक्रिया गलत है। तो भाई यही कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि जो r का मान है या तो भाई शून्य हो, अर्थात भाई पहाड़ा पूरा जाए, और अगर पहाड़ा पूरा नहीं जा रहा है तो r का मान हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम दो संख्याओं का मासा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो संख्या है
30 और 18। भाई सबसे पहले आपको यह देखना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। जो संख्या भाई बड़ी होगी उसे आप हमेशा a मान लोगे और भाई छोटी वाली संख्या को आप मान लोगे b। अब हमें a और b का पता चल गया। अब हमें क्या करना है भाई, इसमें आपस में भाग करनी है और हमें q और r का पता लगाना है। और भाई यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि r का मान शून्य ना आ जाए। अब भाई क्या करो, आप ना 30 को 18 से भाग कर दो तो भाई क्या होगा, पहाड़ा एक बार जाएगा तो भाई यहां आ गया 18 और भाई घटाने बचेगा 12। अब आप इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिख दो तो भाई यहां हो जाएगा 30 बराबर, भाई b का मान है 18 तो 18 गुणे 1 और भाई यहां हो जाएगा 12। क्योंकि भाई यहां r का मान शून्य नहीं है अतः हम दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लेकिन भाई इस बार संख्याएं बदल जाएंगी। जो हमारा b का मान होता है वह भाई अब a का मान हो जाएगा और भाई जो हमारा r का मान था वह हमारा b का मान हो जाएगा। अर्थात हमें अब 18 और 12 में भाग करनी है तो भाई यहां भाग कर लो। 18 में आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भाई पहाड़ा एक बार जाएगा और भाई शेषफल बचेगा 6। और अब इसे आप यूक्लिड में लिख लो तो भाई यहां हो जाएगा 18 और बराबर, भाई बराबर में हो जाएगा 12 गुणे 1 और धन 6। भाई हुआ क्या है कि अभी भी जो हमारा शेषफल है वह शून्य नहीं हुआ है, अर्थात हमें एक बार और यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। अभी है क्या, ये वाली संख्या a का मान हो जाएगी और भाई जो r है वह b का मान हो जाएगा। तो भाई a का मान हो गया 12 और भाई b का मान हो गया 6। तो अभी फिर से भाग करनी है, 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 12 में तो भाई पहाड़ा जाएगा 2 बार, भाई इस बार जो है वह शेषफल शून्य हो गया है तो फिर से यूक्लिड को लिख लो। 12 बराबर 6 गुणे 2 और धन 0। अब भाई नियम है कि जैसे ही r का मान शून्य हो जाएगा जो हमारा b का मान होता है वह हमारा होगा मासा। अर्थात भाई यहां पर मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 6। तो भाई आप यहां पे लिख दो कि 30 और 18 का HCF क्या हो गया, भाई 30 और 18 का जो HCF है वह आ गया 6। तो भाई इस प्रकार से आप कोई भी दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल सकते हो। बस भाई होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग आप तब तक करते रहिए जब तक कि आपको r का मान शून्य प्राप्त ना हो जाए। और भाई जैसे ही r का मान शून्य आएगा जो आपका b होगा वही हमेशा मासा हो जाएगा। अब भाई वीडियो में आगे चलते हैं और हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। अब भाई सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है। और भाई पहले सवाल में हमें 3 खंड हैं, 135 और 225, 196 और 38,220 और भाई तीसरा खंड है 867 और 255। हमें भाई क्या करना है, बारी बारी से तीनों ही खंड हल करने हैं और हमें दी हुई संख्या युग्म का HCF ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल हल करेंगे। अब भाई यहां संख्याएं हैं 135 और 225। तो भाई बड़ी संख्या है 225 तो हम क्या करेंगे, a को भाई लिख लेंगे 225 और जो छोटी संख्या है उसे हम लिख लेंगे b। अब भाई क्या करना है, यहां पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करो, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लो। भाई सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू और प्लस r, जहां पर r का मान या तो शून्य हो या भाई शून्य से बड़ा हो तो भाई b से हमेशा छोटा होना चाहिए। अभी क्या करना है, आप 135 और 225 में ना आपस में भाग कर लो। तो भाई यहां लिख लो 225 और भाग करना है हमें 135 से। भाई पहाड़ा एक बार जाएगा, यहां आ गया 135 और भाई जो हमारा शेषफल है वह 90 बचेगा। अब भाई इस परिणाम को हम यूक्लिड के रूप में लिख लेंगे इस प्रकार से, 225 बराबर हो जाएगा भाई 135 गुणे 1 और यहां आ जाएगा धन 90।
अब भाई चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया है, अर्थात हमें फिर से यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। अगर हम भाई दोबारा यूक्लिड का प्रयोग करेंगे तो हमारा ए का मान हो जाएगा 135 और भाई बी का मान हो जाएगा 90। जो पहले बी होता है वह बाद में ए बन जाएगा और जो हमारा शेष आया होता है वह हमारा बी बन जाएगा। अभी आपको 135 और 90 में आपस में भाग करना है, तो भाई यहां भाग कर लो। 135 हो गया और भाई यहां आ गया 90, पहाड़ा यहां भी एक बार जाएगा और भाई घटाओगे तो आ जाएगा 45। अब भाई इस परिणाम को आप यूक्लिड के रूप में लिख लो, तो यहां आ जाएगा 135 बराबर हो जाएगा भाई 90 गुणे 1 और ये आ गया भाई 45। अब भाई शेषफल यहां पर भी शून्य नहीं है, अर्थात हमें एक बार और यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। तो भाई यहां पे ए का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 और जो हमारा बी हो जाएगा वह हो जाएगा 45। अर्थात हमें इस बार 90 और 45 में भाग करना है। तो भाई यहां भाग कर लो, 90 अंदर और भाई 45 बाहर। भाई 45 का पहाड़ा 90 में ना 2 बार जाएगा और भाई 45 दूना होता है 90। भाई शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात यहां पे यूक्लिड लिखोगे तो भाई हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 और धन 0। जैसे ही भाई आर का मान शून्य हो जाएगा, जो हमारा बी होता है वही भाई मासा हो जाता है, अर्थात HCF। तो भाई पहले खंड में हमारा HCF क्या हो जाएगा, भाई HCF आ गया 45। अब आते हैं भाई इसके दूसरे खंड पे। अब यहां संख्याएं हैं 196 और भाई यहां है 38,220। अब भाई क्या करना है, जो बड़ी संख्या होती है उसे आप मान लो A, तो 38,220 हो जाएगी A और भाई B क्या हो जाएगी, B हो जाएगी हमारी 196। फिर भाई यहां आप लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। भाई सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान या तो शून्य हो, अगर भाई शून्य से बड़ा हो तो हमेशा B से छोटा होना चाहिए। अभी क्या करना है, यहां हम सबसे पहले भाग का प्रयोग करेंगे, तो 196 से हम भाग करेंगे 38,220 में। भाई सबसे पहले पहाड़ा जाएगा एक बार, यहां आप लिखिए 196 और भाई घटा दीजिए, यहां बचेंगे 6, यहां हो गए 17, 9 8 17 और भाई यहां बचेगा 1, चूंकि भाई 1 यहां चला गया होगा। अब भाई यहां आ गए 186, उतारेंगे हम 2। अभी हमें 196 का पहाड़ा पढ़ना है 1862 में, तो भाई पहाड़ा जाएगा हमारा 9 बार। अब यहां 9 से आप गुणा कर लो, 9 का पहाड़ा 6 में भाई 54 हो जाएगा, 5 हासिल। 9 का पहाड़ा 9 में, 9 नाम 81 और 5 86, तो भाई 8 हासिल हो गए और भाई 9 एक कम 9 8 17 आ गया भाई 1764। अभी यहां आप घटा लो, तो भाई यहां हो जाएगा 8, यहां बचे 5, तो भाई यहां आ जाएंगे हमारे 9 और भाई यहां 7, तो भाई यहां 0 आ गया हमारा 98। अभी आपको क्या करना है, शून्य उतारने हैं। अब भाई हो गया 980। अब भाई 980 में 196 का पहाड़ा जो है वह 5 बार जाएगा, तो भाई यहां हो गया 5 छक्का 30। अब भाई यहां 5 का पहाड़ा 9 में 45 और भाई 3 हासिल लगे थे तो 48 और भाई 5 एकम 5 4 9। हमारा भाई शेषफल कितना आ गया, भाई शेषफल आ गया 0। तो भाई इसको हम यूक्लिड के रूप में लिख लेंगे 38,220 बराबर भाई बी का मान है 196, क्यू का मान आ गया 195 और भाई आर का मान आ गया 0। जब भाई आर का मान 0 होता है तो जो हमारा बी का मान होता है भाई वही हमारा मासा हो जाता है। तो यहां आप लिख दीजिए कि भाई जो HCF है वह कितना आ जाएगा 196। अब भाई आते हैं सीधा हम तीसरे खंड पे। यहां पर संख्याएं हैं 867 और 255। अब भाई यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान होगा 867 और भाई बी का मान हो जाएगा 255। अभी क्या करना है, यहां हमें फिर से भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी है। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां भाई R का मान या तो 0 हो,
अगर भाई शून्य से बड़ा हो तो हमेशा b से छोटा होना चाहिए। अभी क्या करना है आपको, 867 में आप 255 से ना भाग कर दो, तो भाई यहां भाग कर लीजिए, 255 हो गया, यहां भाई आ गया 867, भाई पहाड़ा जाएगा यहां 3 बार, तो भाई यहां आ गया 3 5 15 और यहां 1 16 और भाई 3 दूना 6 1 7। अब भाई यहां अगर घटाओगे तो भाई घटाने पे आ जाएगा 102, अर्थात जो हमारा शेषफल है वह 102 है। अब भाई इन्हें हम यूक्लिड के रूप में लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 और भाई शेषफल है 102। अब भाई चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अर्थात हमें फिर से यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। अब भाई जब दोबारा हम यूक्लिड का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा b होता है वह a का मान हो जाता है और जो भाई शेषफल आया होता है वह b का मान हो जाता है। तो भाई a हो गया 255 और भाई b क्या हो गया 102। अभी हमें फिर से भाग करना है, तो भाई यहां 102 कर लो और यहां कर लो 255। भाई यहां पे पहाड़ा 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 204 और भाई शेषफल आएगा हमारा 51। भाई यहां घटाओगे तो सीधा 51 आ जाएगा। अभी हमें इस चीज को लिखना है यूक्लिड के रूप में, तो भाई 255 a का मान हो गया, 102 का पहाड़ा पड़ा था वो भी 2 बार और भाई शेषफल आया है 51। चूंकि भाई शेषफल यहां पर भी शून्य नहीं है, अर्थात हमें एक बार और यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। तो भाई a का मान हो गया 102 और भाई b का मान हो गया हमारा 51। अभी 102 में हमें 51 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो भाई यहां लिख लो 51 और यहां 102। अब भाई 51 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो भाई सीधा आ जाएगा 102 और शेषफल आ जाएगा 0। अब भाई इसे आप लिख लो यूक्लिड में, तो आ गया 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0। अब भाई जैसे ही यूक्लिड में r का मान 0 हो जाएगा, जो हमारा b का मान था वही HCF हो जाएगा। अब भाई b का मान यहाँ पे क्या था 51, तो हमारा जो HCF है वह आ गया 51। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। भाई प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां भाई q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब भाई इस प्रकार के सवाल को हल करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि भाई आप कोई एक संख्या को नोट कर लो, लिखा है भाई 6q+1। अब यहां पे आप ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भाई लिख लो, यहां लिखा है a बराबर bq+r। अब भाई अगर यहां से आप कंपेयर करोगे तो भाई यहां से हमें ना b का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। तो भाई हमेशा क्या करो, आप संख्या नोट करने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम b का मान ज्ञात कर लेंगे। अभी हमसे क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है, तो भाई इसे आप मान लो। भाई लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक। भाई धनात्मक विषम पूर्णांक को आप हमेशा a मान लो। अभी हमें a क्लियर हो गया, भाई b का मान 6 आ गया। अब भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता क्या है कि r का मान या तो भाई 0 होना चाहिए या तो भाई हमेशा b से कम होना चाहिए। तो भाई b का मान यहां पे है 6, अर्थात भाई जो r का मान है 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाई 6 से छोटा होगा। तो यहां r के मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, इसी प्रकार 3 4 और 5। अर्थात भाई r के मान 0 से लेकर 5 तक हो सकते हैं, जो कि भाई 6 से छोटा होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है भाई, r के मान बारी बारी से हमें यहां रखने पड़ेंगे। तो भाई यहां लिख लो सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, अब भाई रख लो a बराबर, अब भाई b का मान है 6, तो यहां हो जाएगा 6q और प्लस 0। तो भाई a का मान क्या आ गया 6q। अब भाई जो संख्या 6 है यह 2 से विभाज्य है, और अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह हमेशा सम संख्या होती है। तो भाई यह वाली हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो अब भाई क्या करो, आप r का मान ना 1 रख लो, तो यहां लिखेंगे r का मान 1 रखने पर। अब भाई जब आप r का मान 1 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा a बराबर 6q+1। अब भाई यहां पे 6q सम संख्या थी, अब आप किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दोगे
तो भाई वह एक विषम संख्या हो जाएगी, अर्थात 6q+1 क्या होगी भाई, 6q+1 एक विषम संख्या हो जाएगी। अभी r का मान 1 हो गया। अब भाई हम क्या करेंगे, r का मान ना 2 रखेंगे, तो यहां लिखोगे r बराबर 2 रखने पर, तो भाई a का मान क्या आ जाएगा 6q+2। अब अगर आप चाहो तो भाई यहां 2 कॉमन निकाल सकते हो इस प्रकार से, यहां पे क्या आ जाएगा 3q+1। अगर भाई कोई संख्या में 2 कॉमन निकल रहा है तो वह हमेशा सम संख्या होगी, अर्थात भाई संख्या 2 से विभाज्य है, और अगर 2 से विभाज्य है तो वह हमेशा सम संख्या होगी। तो भाई या तो हो गई सम संख्या। अब भाई आ जाओ r बराबर 3 रखने पर। अब भाई r का मान 3 रख दो, तो भाई यहां हो जाएगा a बराबर 6q+3। अब चूंकि भाई 6q एक सम संख्या थी, उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो वह एक विषम संख्या हो जाएगी, तो भाई यह हमारी हो गई विषम संख्या। इस प्रकार अगर हम r बराबर 4 रखें, r बराबर 4 रखने पर, तो भाई यहां क्या हो जाएगा a बराबर 6q और +4। आप कोई सम संख्या में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो वह एक सम संख्या ही रहेगी, क्योंकि भाई 4 स्वयं एक सम संख्या है, तो भाई यह वाली संख्या एक सम संख्या हो जाएगी। अब भाई लास्ट में बचा है हमारे पास r बराबर 5, तो यहां लिख लो r बराबर 5 रखने पर, तो भाई यहां पे आ जाएगा a बराबर 6q और +5। अब 6q क्या थी भाई, एक सम संख्या थी, उसमें हमने 5 जोड़ा है, तो भाई वह एक विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाई 5 एक विषम संख्या है। तो भाई यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 विषम संख्याएं प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी, पहली है 6q+1 वहां पे लिखी हुई है, भाई दूसरी है 6q+3 वहां पे लिखी हुई है, और भाई तीसरी है 6q+5 यहां पर लिखी हुई है, अर्थात भाई तीनों ही विषम संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। भाई प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे ना मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हमें भाई स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब भाई ध्यान देना है, जहां पर भाई अधिक से अधिक कह दे वहां हमें क्या निकालना पड़ता है, वहां भाई हमें निकालना है HCF। अब भाई संख्याएं हमारे पास 616 और 32, और भाई हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दोनों का HCF। अब यहां पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो भाई a का मान हो जाएगा 616 और भाई b का मान क्या हो जाएगा 32। अभी क्या करना है, यहां पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लीजिए। भाई सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां भाई कंडीशन है कि r का मान अगर 0 से बड़ा है तो भाई हमेशा b से छोटा होना चाहिए। अभी भाई क्या करना पड़ेगा, हमें 616 में ना 32 से भाग करना पड़ेगा, तो यहां आप लिख लो 32 और भाई ये हो गया 616। अभी भाई क्या है, 32 का पाड़ा हमें ले जाना है 61 में, तो क्या होगा, पाड़ा जाएगा एक बार, यहां हो गया 32। 61 से आप 32 घटाओगे ना तो 29 बचेंगे, उतारेंगे 6। अभी भाई 32 का पहाड़ा है और ले जाना है 296 में, भाई पहाड़ा चला जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 एक 28। अब भाई यहां घटाओगे तो शेषफल आ जाएगा 9। अब भाई इसको ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख लो, तो आ जाएगा 616 बराबर 32 गुणे 19 और भाई हमारा शेषफल है 8। क्योंकि भाई शेषफल यहां शून्य नहीं है, अतः हमें फिर से यूक्लिड का प्रयोग करना होगा। तो भाई अब यहां a का मान क्या हो जाएगा 32 और भाई b का मान क्या हो जाएगा 8। अब हमें क्या करना है, 32 में 8 से भाग करना है, तो भाई यहां लिख लो पहले 32 और भाग करना है 8 से, पाड़ा जाएगा 4 बार पूरा पूरा और भाई शेषफल आ गया हमारा 0। अब यहां फिर से यूक्लिड को लिख लो, 32 बराबर 8 गुणे 4 और भाई प्लस 0। अब भाई जैसे ही हमें r का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो भाई नियम क्या है, जो हमारा b है वही मासा हो जाएगा। तो भाई यहां पे लिख सकते हो कि भाई HCF 616 कामा 32 कितना आ गया 8। अब भाई जितना HCF होगा
वही हमारी होगी स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो भाई स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गई हमारी 8। अब भाई आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। भाई प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब भाई इस प्रकार का सवाल हम कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, भाई धनात्मक पूर्णांक को ना आप मान लो। तो भाई यहां लिख लो, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अभी भाई क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी है। तो भाई यहां पे लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाई सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहां पर भाई कंडीशन होती है कि भाई R का मान 0 के बराबर होगा। अगर भाई R का मान 0 से बड़ा होगा तो हमेशा B से छोटा होना चाहिए। फिर भाई आप संख्याओं पे गौर करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3m। तो भाई यहां से आप ना B का मान हमेशा निकाल लो। तो भाई B का मान हो जाएगा 3, और जैसे ही आपको B का मान क्लियर होता है वहां से आप भाई R के मान ज्ञात करो। तो भाई R के मान क्या होते हैं, R का मान भाई 0 से शुरू होगा और भाई B से 1 कम तक जाएगा, अर्थात भाई R का मान होगा 0, 1 और 2। अब भाई हमें देखो यहाँ B का मान क्लियर हो गया, R का मान क्लियर हो गया। अभी भाई हमें A के मान ज्ञात करने हैं। भाई कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखोगे आप R बराबर 0 रखने पर। तो भाई A का मान क्या हो जाएगा, अब भाई B का मान 3 है तो भाई यहां आ जाएगा 3Q प्लस 0। तो भाई A का मान क्या आ गया 3Q। अभी भाई करना क्या है, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का हमें वर्ग करना है, और भाई हमें शो करना है कि वह वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो भाई अभी क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में यहां वर्ग कर दो। तो भाई यहां वर्ग क्या हो जाएगा, यहां वर्ग आ जाएगा 9Q²। अब भाई अगर आप चाहो तो 9Q² को ऐसे भी लिख सकते हो, भाई A² बराबर 3 × 3Q², इस प्रकार से। अब भाई अगर आप इस संख्या को ना, अंदर वाली संख्या को अगर आप m मान लो तो भाई A² बराबर क्या हो जाएगा, भाई A² बराबर आ जाएगा 3m, अर्थात भाई संख्या का वर्ग 3m प्रकार का है। अब हम भाई यहां क्या करेंगे, R का मान 1 रखेंगे। तो भाई यहां लिखो R का मान 1 रखने पर। अब भाई जब R का मान 1 रखोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1। अब भाई यहां आप दोनों पक्षों में वर्ग कर लो। तो भाई आ जाएगा A² बराबर, और भाई यहां बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ऐसे बन जाएगा 9Q² प्लस 1, और भाई यहां 2 × 3Q × 1। अब भाई थोड़ा सरल कर लो, तो A² बराबर 9Q² और प्लस यहां पे भाई क्या हो जाएगा 6Q और प्लस 1। अब अगर आप चाहो तो भाई हम इन दो संख्याओं में ना 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो भाई यहां लिखना पड़ेगा हमें A² बराबर, भाई 3 कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3Q² और भाई यहां बचेगा 2Q और भाई यहां बचेगा प्लस 1। अब अगर आप इस अंदर वाली संख्या को ना m मान के चलो तो भाई यहां क्या हो जाएगा A² बराबर 3m+1, अर्थात भाई संख्या का वर्ग 3m+1 प्रकार का है। तो भाई हमें क्या करना है कि R के ना बारी बारी से मान रखने हैं, संख्याओं का वर्ग करना है, फिर भाई दिखाना है कि 3m प्रकार का है या भाई 3m+1 प्रकार का है। अभी भाई लास्ट में क्या करना है, R का मान रखना है 2। तो भाई यहां पे आ जाओ, भाई लिखो R बराबर 2 रखने पर। तो भाई A का मान हो जाएगा 3Q और प्लस 2। अब भाई यहां पे वर्क कर दो, तो यहां हो जाएगा A² बराबर, अब यहां बनेगा भाई होल स्क्वायर। तो भाई 3Q का हो जाएगा सीधा 9Q², इसका भाई हो जाएगा 4, और भाई यहां 2 गुणे 3Q और गुणे 2, इस प्रकार से। अब भाई A² बराबर क्या आ जाएगा 9Q² प्लस 4, और भाई यहां 2 × 6 = 12, भाई यहां आ जाएगा 12Q। अभी हमें क्या करना है भाई, यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। A² बराबर सबसे पहले आप लिख लो 9Q², फिर भाई आप 12Q को पास में लिख लो, और भाई जो ये 4 है इसको आप इस प्रकार से लिख लो 3 + 1। अभी भाई क्या करना है, इन तीनों ही संख्याओं में हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं।
तो भाई यहाँ पे क्या करो, ए स्क्वायर बराबर ना आप 3 कॉमन निकाल लो। भाई यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ +1 और भाई बाहर बचेगा +1। अब अगर आप अंदर वाली संख्या को ना m मान लो तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m+1, अर्थात भाई यहाँ भी वर्ग 3m+1 प्रकार का ही है। तो भाई इस प्रकार हमने क्या किया, पहले r का मान 0 रखा, भाई वर्ग किया, वहां पे क्या आ गया 3m प्रकार का। फिर भाई हमने r का मान 1 रखा और भाई वर्ग किया तो आ गया 3m+1 प्रकार का। और भाई हमने यहाँ r का मान 2 रखा और भाई वर्ग किया और आ गया 3m+1 प्रकार का। और भाई हमें यही सिद्ध करना था। अब आते हैं भाई प्रश्न नंबर 5 पे। भाई प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। भाई पिछले सवाल में हमने क्या किया था, वर्ग किया था, और भाई यहां हमें दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो भाई सवाल एकदम वही है और वैसे ही हम शुरुआत करेंगे। भाई यहां लिख लो, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और भाई फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लो। भाई सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहां भाई कंडीशन होती है R का मान या तो 0 होगा और अगर भाई 0 से बड़ा है तो हमेशा B से छोटा होना चाहिए। अब भाई यहां अगर हम B का मान पिछले सवाल की तरह 3 ले लें तो भाई R का मान क्या हो जाएगा, भाई R का मान वही 0, 1 और भाई 2 हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले A के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो भाई यहां आप लिख लो, R बराबर 0 रखने पर, अगर भाई आप R का मान 0 रख दोगे तो भाई A का मान क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा 3q + 0। भाई B का मान 3 है, यहां रखोगे तो आ जाएगा 3q + 0, अर्थात भाई A का मान आ गया हमारा 3q। अभी भाई क्या करना है, हमें करना है घन अर्थात होल क्यूब। अब अगर हम यहां दोनों पक्षों में होल क्यूब कर दें तो भाई इधर आ जाएगा a³ और भाई यहां पे क्या आ जाएगा 3q का होल क्यूब। तो भाई यहां पे खोल दीजिए, तो भाई 3 का क्यूब होगा 27 और भाई q का q³। अब भाई यहां पे 27 को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, इस प्रकार से। हमने भाई क्या किया, यहां 9 कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम अंदर वाली संख्या को m मान के चलें तो भाई a³ का मान क्या हो जाएगा 9m, अर्थात जो हमारी ये वाली संख्या है यह 9m प्रकार की है। तो भाई ये तो हो गया हमारा r बराबर 0 पर। अब आ जाओ, अगर हम r बराबर 1 रखें तो भाई यहां लिख लो, r बराबर 1 रखने पर अब क्या करना है आपको, भाई a का मान लिखोगे तो आ जाएगा 3q + 1। भाई यहां 0 रखा था तो यहां हमने रख दिया 1। अभी क्या करना है, दोनों पक्षों में ना होल क्यूब करना है। तो भाई यहां आ जाएगा 3q + 1 और भाई कर लो होल क्यूब। अब भाई यहां सूत्र लगेगा a + b का होल क्यूब। अब भाई यहां आप सूत्र खोलोगे a + b का होल क्यूब वाला, तो भाई यहां हो जाएगा a³ बराबर, सबसे पहले भाई a³ + b³ + 3ab और भाई इंटू में होता है a + b। अब भाई थोड़ा सा खोल लो तो यहां पे आ जाएगा 27³ + 1 और भाई यहां 3 तियां 9q और भाई ब्रैकेट में है 3q + 1। अब भाई इस वाली लाइन में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो भाई यहां आ जाएगा 27q³ + 1, भाई यहां आ जाएगा 9 तियां 27q² और प्लस 9q। अब भाई क्या करना है, इस वाले एक को ना हम उधर लिख लेंगे तो भाई यहां आ जाएगा a³ बराबर 27q³ + 27q² प्लस 9q और भाई +1। अब भाई ध्यान दो, इन तीनों ही संख्याओं में हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो भाई कॉमन निकालेंगे हम, तो a³ बराबर यहाँ ना आप 9 कॉमन निकाल दो तो 9 तियां 27, 3q यहाँ भाई हो जाएगा 3q²
और +1 और भाई बाहर बचेगा +1। अभी क्या करना है, अगर हम इस संख्या को m मान के चले तो भाई a³ का मान क्या हो जाएगा, भाई मान हो जाएगा 9m+1। भाई इस संख्या को हमने m मान लिया तो यहाँ 9m+1, अर्थात भाई जो ये वाली संख्या है इसका जो घन आया है वह 9m+1 प्रकार का है। अब भाई चलते हैं और हम रखेंगे r बराबर 2। तो भाई यहां लिख लो सबसे पहले कि भाई r बराबर हम 2 रखने जा रहे हैं। अब r बराबर 2 पर भाई a का मान क्या हो जाएगा, 3q + 2। भाई करना वही है, दोनों पक्षों में ना आप होल क्यूब करोगे तो यहां आ जाएगा 3q + 2 और भाई यहां लिख दो आप होल क्यूब। अब जैसे आपने यहां होल क्यूब खोला था भाई वैसे ही वहां होल क्यूब खोलना है, बस भाई एक की जगह वहां हमें 2 लिखना है। तो भाई यहां आ जाएगा a³ बराबर, यहां भाई खोलोगे तो आ जाएगा 3q का होल क्यूब + 2 का क्यूब + 3 गुणे यहाँ 3q और भाई गुणे 2 और भाई यहाँ आ जाएगा 3q + 2। भाई थोड़ा सा हल कर लो तो यहाँ आ जाएगा 27q³ + 8 और यहाँ 3 × 9 = 18q और भाई यहाँ 3q + 2। अब की बार भाई क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट खोल देना है। तो यहाँ आ जाएगा a³ बराबर 27q³ + 8। अब भाई यहाँ 18 तियाँ हो जाएगा 54q² और 18 दूनी 36q। अब भाई क्या करना है, ये वाली संख्या को हम उधर लिख लेंगे। तो भाई यहाँ आ जाएगा a³ बराबर 27q³ प्लस यहाँ भाई आ जाएगा 54q² प्लस 36q और भाई 8 को ना आप अलग लिख दो। अब भाई यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि जो भाई ये तीनों ही संख्याएं हैं यहाँ हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा a³। अब यहाँ हमने 9 कॉमन निकाल दिया है तो भाई 9 तियाँ 27, 9 चौक 54 और भाई 9 चौक 36 और प्लस 8। अब अगर भाई हम इस वाली संख्या को m मानकर चलें तो भाई यहाँ a³ बराबर क्या आ जाएगा, 9m+8। अर्थात भाई इस संख्या का जो वर्ग है वह 9m+8 प्रकार का है। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पहले 0 रखा तो भाई आया 9m प्रकार का, फिर भाई r बराबर जब हमने 1 रखा तो भाई आ गया 9m+1 प्रकार का, और जब हमने यहाँ r बराबर जब यहाँ 2 रखा है तो भाई आ गया 9m+8 प्रकार का। और भाई यही तीनों ही प्रकार हमें ऊपर सिद्ध करने थे।